Hello, learners. I hope you all are fine today. This side, Sitakan Sahu, your online tutor, and today I am here with you to discuss the further topics, the subtopics from the chapter Resources and Development from your geography textbook. So, in my first video, which I have already uploaded in the channel, I have discussed two subtopics: Introduction to Resources and Classification of Resources. Today in this video, I am gonna to discuss present problem to resources, smart use of resources, that is sustainable development, resource planning and its steps, and the last one is conservation of resources. So let's begin. So our third subtopic is प्रेजेंट प्रॉब्लम्स टू रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उनको आज वर्तमान अवस्था में क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट अंडर द सब टॉपिक इज ड्यू टू indiscriminate and excessive use. Note the word indiscriminate and excessive use of resources by humans, that is by us. It faces following problem. ज़्यादातर जो आजकल जो संसाधनों को जो समस्याएं होती है वो ड्यू टू ह्यूमन बीइंग ही होती है। और ह्यूमन बीइंग के किन कारणों से होती हैं? ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट एंड एक्सेसिव यूज़। जब हम भेदभावपूर्ण और अननेसेसरी, अधिकतर मात्रा में जब हम संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं तो हम संसाधनों को ये दिक्कतें या इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दे आर द फर्स्ट इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज द टर्म डिप्लेशन मीन्स? डिप्लेशन मीन्स एनी अ स्टेट वेयर द क्वालिटी ऑफ द थिंग इज डिक्रीजिंग। ओके, वैसी अवस्था जहाँ पे किसी भी सामान की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो घट रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो जब हम किसी भी रिसोर्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं या इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, देन दोज रिसोर्स अंडरगोज अंडर डिप्लेशन। उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेस का डिप्लेशन होने लगता है। देयर क्वालिटी इज बीइंग डिक्रीज्ड। ओके, The second major problem to resource is accumulation of resources, that is संसाधनों का जमाकरण। इसमें क्या है कि संसाधन, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर संसाधनों का उपभोग करते हैं। दे यूज़ द मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। वहीं पे समाज में रहने वाले कुछ लोग सीमित हो जाते हैं कुछ ही संसाधनों के उपयोगिता तक। Some peoples of the society are limited to use a little amount, a little number of resources, and this results into the two groups, or this result into the creation of two groups in the society, that is the group of rich people and the group of poor people. और इसी कारण से समाज में लोगों में दो हिस्से में बंट जाते हैं लोग। एक धनी इंसानों का गुट बन जाता है, वहीं पे दूसरा गुट गरीब इंसानों का हो जाता है। एंड द पीपल ऑफ और द ग्रुप ऑफ रिच पीपल यूज और यूटिलाइज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, वेयर एज द ग्रुप ऑफ पुअर पीपल कैन यूटिलाइज और मे यूटिलाइजेज ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। द थर्ड प्रॉब्लम टू रिसोर्सेज इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, भेदभावपूर्ण उपयोगिता संसाधनों का। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। जब हम किसी भी संसाधन को अगर हम भेदभावपूर्ण यूज़ करेंगे, देन इट आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट, क्योंकि रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट ओनली। तो अगर हम उसे एक्सेसिव यूज़ करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे, देन इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, and thus it results into global ecological crisis. Yes, like global warming, the increasing pollution, land pollution, soil pollution or air pollution. So such type of global ecological crisis will increase due to indiscriminate exploitation of resources.
Now moving on, the second point of the subtopic is due to all above mentioned problems, it led to inequitable distribution of resources. और इन्हीं सारे प्रमुख कारणों से या इन्हीं सारे प्रमुख समस्याओं के कारण क्या होता है, इट रिजल्ट इनटू इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, असमान तरीके से संसाधनों का वितरण या आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। जैसा कि मैंने इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन मैंने एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स में भी आपको मैंने समझाया था कि जब जमाकरण होने लगता है संसाधनों का कुछ हाथों में, तो समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग धनी लोगों का हो जाता है और दूसरे भाग गरीब लोगों का। द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस सब टॉपिक इज, so to avoid inequitable distribution and to promote equitable distribution of resources for a quality life and global peace, we need smart use of resources। अच्छा, तो हम ऐसे ही तो चलते रहना नहीं दे सकते हैं कि हमेशा से रिसोर्स का इसी तरह इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो, रिसोर्स विल बी एक्यूमुलेटेड इन सम हैंड। सो ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। सो ऑब्वियसली वी वांट अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज so that all the people from our society can utilize the available resource so that all can sustain a quality life, and finally it will establish global peace. Okay, so for that what we need smart use of resources. This is our next subtopic. Now our fourth subtopic is smart use of resources, that is sustainable development. अब what is sustainable development? The sustainable development consists of two subterms. One is sustainable and another one is development. First we will understand what is the insight of this topic sustainable development. इसके बेसिकली दो इंसाइट हैं। द फर्स्ट इंसाइट इज डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जब हम विकास को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं या इस प्रकार हम विकास करते हैं जब हमारा वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो डैमेज नहीं होता है, देन it will be called sustainable development. The second insight of this concept is when the development happens without compromising the future or coming generations need. जब विकास इस तरह से होता है कि हमारे आने वाले जनरेशन की ज़रूरतों की भी पूर्ति होती है, जब हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे. ओके, द फर्स्ट इनसाइट डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इनसाइट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर और कमिंग जनरेशंस नीड्स. Then I have tried to make you understand from a figure, like this is the present generation where we are surviving, and this is the future generation which will be come after 50 or 100 years, right? So ऐसा नहीं है कि हम अपने भविष्य के और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के नीड के लिए हम संसाधनों का यूटिलाइज करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है. We will utilize the resources but not in the way of indiscriminately. Okay, हमें indiscriminately यूज तरीके से नहीं यूज़ करना है, ना कि unnecessary यूज़ करना है. So obviously the present generation will also satisfy their needs, but in a way that it will not harm or without harming the needs of future generation. Okay, so इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था 1992 में, जहाँ पे एक आउटकम के रूप में एजेंडा 21 निकला था एज ए रिजल्ट ऑफ दिस समिट. और इस एजेंडा 21 में किस किस पर बात की गई थी? कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं उसको किस तरह सभी देश मिलकर सॉल्व करें या उसे डिक्रीज़ करें. पॉवर्टी पे, जो गरीबी है, बहुत सारे देश हमारे लाइक विश्व में, वर्ल्ड में गरीब हैं, लाइक बेसिकली द कंट्रीज़ ऑफ underdeveloped nation like African countries and the developing nations like we Indians are also undergoing from this concept poverty.
then the next topic or the next subject which was discussed in this summit was the disease through global cooperation. जो भी बीमारियां हो रही हैं different countries में, like now the whole world is undergoing through the very common disease that is कोरोना वायरस, राइट. तो किस तरह सारे देश मिलकर और कोऑपरेशन के साथ जो भी नए नए या न्यू डिजीजेज आ रहे हैं उसे कॉम्बैट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी रियो डी जेनेरियो समिट में, जो कि 1992 में हुआ था. नाउ आवर फिफ्थ सब टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स स्टेप्स. सो इससे जो पहले हमने सब टॉपिक देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो ये है क्या एक्चुअली? वी कैन से कि दीज आर द रेमेडियल मेजर्स through which we can combat or we can solve the problems faced by resources. तो इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह रिसोर्स प्लानिंग भी एक रेमेडियल मेजर है, जिसके थ्रू से हम जो भी रिसोर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे एंड वी कैन प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो what is resource planning? It simply mean planning of resources for the maximum utilization so that the maximum number of consumer can consume a resource. The first point, some regions are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. Okay, first we will discuss that why we need resource planning. हमें resource planning की ज़रूरत ही क्यों है? वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे ही देश में ऐसे कई रीजन्स है जहाँ पे बहुत देर इज एनफ ऑफ रिसोर्सेज. ओके, बट ऐसे कुछ रीजन्स और भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है. कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ संसाधन नहीं मिलते हैं और दूसरे संसाधन नहीं मिलते हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात आर फुल ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लेक वाटर रिसोर्सेज. हमारे राजस्थान और गुजरात राज्य को ही देख लीजिए, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पानी के संसाधनों की कमी आज भी है. उसी तरह इफ़ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ झारखंड में भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एन एग्जांपल कोल, मिनरल्स, इनकी कमी बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल झारखंड लैक्स ह्यूमन रिसोर्स, जिसके कारण इन नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. The second point is, so to promote equitable distribution of resources all around the nation and its development, we need resource planning. तो इसीलिए ही जब हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना है, संसाधनों का समान वर्गीकरण या डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अगर प्रमोट करना है और नेशन की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं? नाउ वी विल लुक दैट इन आवर थर्ड पॉइंट. तो रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स स्टॉक्स. सबसे पहले तो हम संसाधनों को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे कौन सा संसाधन मिल रहा है और कितने अमाउंट में वो अवेलेबल है. तो इसके लिए वी कैन डू सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. यस, सो आवर सेकंड स्टेप विल बी creating a resource development plan which includes appropriate technology and skill. The third and the final step of resource planning is matching the resource development plan with overall national development plan. अब हमारा जो resource development plan हमने create किया है, that should be match our national development plan. अब ऐसा नहीं है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग में हम उतना पैसा इनपुट कर दे रहे हैं कि उस रिसोर्स को फिर जब हम रिट्राइव करके यूटिलाइज कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉस्टली टू दी कंज्यूमर. मैंने आपको पहले ही कहा था रिसोर्स के डेफिनेशन में इन माय फर्स्ट वीडियो कि अ रिसोर्स शुड बी ऑल्सो इकोनॉमिकली फिजिबल, है ना, ताकि उसे कंज्यूमर खरीद सके और उसे यूज़ कर सके. सो इसीलिए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हैव टू मैच विद दी ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. और मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी संसाधन रिट्राइव होंगे, जो भी संसाधन मिलेंगे, उस संसाधन से हमारा नेशन, हमारा कंट्री ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, हमारे कंट्री का विकास होगा कि नहीं होगा. ठीक है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द रिसोर्स प्लानिंग. और कहीं ना कहीं इसी फिनोमेना या आप कह लो कॉन्सेप्ट का यूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, it is very smartly utilized by our colonial power like Britishers. So my
Fourth point from the subtopic stated that colonial powers had adapted resource planning for their development. जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे, लाइक अमेरिका हो गया या ब्रिटिश हो गया, मेनली ब्रिटिश एक ऐसा कॉलोनियल पावर था जो सबसे ज़्यादा दूसरे नेशंस को अपनी कॉलोनी बनाया। तो इनने क्या करा था, इन्होंने रिसोर्स प्लानिंग के माध्यम से वो नेशन का पता लगाया जहाँ पे रिसोर्सेज के स्टॉक्स हैं। उन्हीं नेशंस में एक नेशन हमारा इंडिया भी था। नाउ इनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, सो दे ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स by establishing railways and roads टू देयर कॉलोनीज। हमारे इंडिया में भी रेलवे ट्रैक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया और रेलवे ट्रैक्स के जरिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लाया गया और फिर यहाँ से जो रिसोर्सेस का रिट्राइव किया गया उन्हें अपने कंट्री में ले जाया गया। तो इसी तरह से कॉलोनियल पावर्स ने क्या किया, अपना नेशनल डेवलपमेंट किया बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्स ऑफ देयर कॉलोनीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, हमारा लास्ट और सिक्स सब टॉपिक है आज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संरक्षण। यू कैन सिंपली मीन कंजर्वेशन मीन्स सेव और प्रोटेक्शन। सो ये जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल द ह्यूमन बींग और फॉर अस। इस विषय पर हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने विचार बहुत ही पहले से दे रखे हैं। लाइक दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट में जो लीडर्स थे, जो विचारक थे, उनका ये मेन कंसर्न हुआ करता था कि संसाधनों को कैसे बचाया जाए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन उसे यूटिलाइज कर सके। इसी प्रीफ्रेंस में गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज अ कोट बाय गांधी जी, देर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अगर हम ज़रूरत के हिसाब से देखें तो संसाधनों की कमी किसी को नहीं होगी। हर किसी के ज़रूरत के लिए संसाधन उतने ही मात्रा में उपलब्ध है हमारे इन्वायरमेंट में। पर अगर हम किसी के लालच को परिपूर्ण करने की कोशिश करें, अगर हम किसी के लालच को सेटिस्फाई, ग्रीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, देन वी विल हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज इन आवर इन्वायरमेंट। तब हमें शायद संसाधनों की कमी हो सकती है। इट्स अ वेरी लाइक वंडरफुल कोट बाय गांधी जी। सेकेंड, गांधी जी ने जो रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहा, ड्यू टू सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक तो इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स के ग्रीड के कारण, लालच के कारण, सेल्फिशनेस के कारण, और दूसरा गांधी जी को टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थे उनसे नफरत थी और उनको ये लगता था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक्चुअली में एक्सप्लॉइट करती हैं द ह्यूमन रिसोर्स, है ना, वो मानव संसाधनों का एक्सप्लॉइटेशन करती है। हाउ? बिकॉज ही कंसिडर्ड दैट दिस टेक्नोलॉजी are against the masses, against the people. So he also stated that I am against mass production but I favored production by masses. मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे घरों से रोज़गार छिन जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को फेवर करूँगा कि जितना भी प्रोडक्शन हो उसे हर कोई मिलकर प्रोड्यूस करे, सो दैट अ लार्ज पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी कैन अर्न मनी एंड कैन सर्वाइव। ओके, सो गांधी जी स्टेटेड, और ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन बट ही फेवर्ड प्रोडक्शन बाय मासेस। अब इसी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन पे अपने विचार दिए थे और आर्टिकल दिया था। 1974 में सुमेसर ने एक बुक लिखा था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बाय फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ आवर कॉमन फ्यूचर की बात की गई थी। तो आई विश कि आज आपको सारे सब टॉपिक समझ में आए होंगे। So stay tuned to SK Educate class and do subscribe, like and share my channel.